हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी साइंस हब। तो मैं आज लेकर आया हूँ झारखंड टेट या बिहार टेट या किसी भी राज्य के टेट के लिए 30 इम्पोर्टेंट 6 to 8 के साइंस के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं बोल दूँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। विज्ञान की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए इस वाक्य द्वारा छात्रों में कौन सा कौशल विकसित करने का उद्देश्य है? तो आप लोग जानते ही हैं कि लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, दूरी का। कभी भी इसको प्रकाश का नहीं समझना है। तो इससे हमको मेजरमेंट मतलब मापन का पता चलता है। तो ऑप्शन बी हो गया। विज्ञान की प्रकृति की संकल्पना के तहत विज्ञान किस प्रकार का विषय है? तो ये एक जीवंत, लाइव, नए से नए अनुभव के अनुसार विस्तार पाता हुआ गतिमान ज्ञान है, डायनेमिक है, अभी भी जारी है रिसर्च, इसलिए ऐसा कहा गया है। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के संबंध में कौन सबसे अधिक उपयुक्त कथन है? विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर स्टेटमेंट? ठीक है, तो सबसे उपयुक्त जो है मैं उसी को पढ़ता हूँ। एक विषय के रूप में प्रौद्योगिकी की अपनी स्वायत्तता है। कहने का मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में जो है टेक्नोलॉजी का अपना ही एक अलग विस्तार है। ठीक है, अलग एक ऑरा है। विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो सही है, उसको याद कर लेते हैं। विज्ञान की पठन पाठन की शैली को विकसित करने की जरूरत है, बिल्कुल सही है, अभी ये विकासशील है। विज्ञान को सीखने सिखाने के लिए शिक्षण शैली पर लगातार रिसर्च शोध करने की आवश्यकता है, बात सही है, ताकि पुराने के जगह पर नए आ सकें, अच्छे खराब की जगह पर अच्छे आ सकें। विज्ञान को सिखाने के लिए कार्यकलाप आधारित पढ़ाने का तरीका व्याख्यान विधि से बेहतर है। आज का समय में तो भूल ही जाइए। 2020 के समय में अगर आप लेक्चरशिप पर जाइएगा, लंबा लंबा भाषण पर तो लोग नहीं सुनने वाले हैं। आपको एक्टिविटी बेस्ड काम करना होगा, कार्यकलाप पर आधारित, ताकि उसी एक्टिविटी से वो सीख जाए और कम समय में। उच्च प्राथमिक स्तर पर अपर प्राइमरी लेवल की बात कर रही है, कर हो रहा है। तो विज्ञान सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो विज्ञान सीखने के लिए भाषा में दक्षता जरूरी है भाई। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज पर ही पकड़ नहीं रहेगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। विद्यार्थियों में विज्ञान के अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में किस अवधारणा को उचित नहीं माना जा सकता है, मतलब अनुचित है? ठीक है, तो किसको माना जा सकता है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में अपने तर्क पर आधारित धारणा बनाते हैं, बिल्कुल। वो भी जो भी नेचुरली इवेंट को देखते हैं अपना लॉजिक के बेस पे ओपिनियन बताते हैं। शिक्षक को विद्यार्थियों की अवधारणाएं जानने का प्रयास करना चाहिए, और हर शिक्षक का ये ड्यूटी है कि वो स्टूडेंट के उस ओपिनियन को, ठीक ना, उसके विचार को जानने का प्रयास करें। विद्यार्थियों की धारणाओं की बुनियाद अक्सर उनके अनुभवों पर टिकी होती हैं, बिल्कुल। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही वो समझ पाएंगे स्टूडेंट को। तो इस तरह से उचित नहीं है हमारा बी कि विद्यार्थी की अपनी धारणाएं पाठ्य पुस्तक ज्ञान से कभी भी अलग नहीं हो सकती। बहुत गलत बात है, पाठ्य पुस्तक से ही तो सबसे अधिक भिन्न होती है। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षक के संदर्भ में कौन कथन उचित और सही है? तो गलत याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सही सुनिए। उसे पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य संसाधन का प्रयोग भी करना चाहिए। आज तो युग है डिजिटल का। बुक तो मान लीजिए पुराना चीज़ हो गया, बच्चा लोग नया ज़माना के हैं तो नया चीज़ खोजते हैं, तो उनको तरह तरह से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराइए, नए नए यूनिक चीज़। ठीक है, तो उससे आगे हम लोग देखते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए टीचर्स को। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण हेतु प्लानिंग बनाने समय, लेसन प्लान बनाने समय किसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए? तो जटिल गणना वाले प्रयोग, जो पहले ही से कॉम्प्लेक्स है, उसको क्यों शामिल करेंगे? क्या शामिल करेंगे? स्वयं करके सीखने वाला एक्टिविटी, विद्यार्थियों का दैनिक अनुभव, डेली जो एक्सपीरियंस करते हैं वो, और वैज्ञानिकों की जीवनी, ताकि उनकी जीवनी से प्रभावित हों लोग, सारे स्टूडेंट को एक इंस्पिरेशन हो सके। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान अधिगम के मूल्यांकन में किस विधा का उपयोग सबसे उचित हो सकता है? मतलब साइंस को सिखाने में, साइंस के लर्निंग में जब उसका हम असेसमेंट करेंगे तो किस मेथड का उपयोग सबसे अच्छा होगा? तो लिखित और प्रयोग आधारित दोनों तरह की परीक्षाएं हमेशा के लिए बेस्ट है, शुरू से ही। रिटन लीजिए, प्रैक्टिकल लीजिए, रिटन लीजिए, प्रैक्टिकल लीजिए। निम्नलिखित में से मूलभूत बल की श्रेणी में कौन नहीं है? फंडामेंटल फोर्स की श्रेणी में कौन नहीं है? तो घर्षण, फ्रिक्शन, ठीक है, बाकी सब है।
कौन संपर्क बल कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है? तो चुंबकीय बल, क्योंकि यह स्थिर वैद्युत बल का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघनन कंडेंसेशन की क्रिया में होता क्या है भाई? तो वाष्प का जल में बदलाव होता है, वेपर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। गलत युग्म को पहचानना है, रॉन्ग पेयर को तो सही याद कर लीजिए। मरकरी जिसको पारा भी कहते हैं, एक अच्छा कंडक्टर है, अच्छा चालक है। पैराफिन विद्युत का अवरोधी है, कहने का मतलब इंसुलेटर है। कॉपर चालक है, कंडक्टर है। लेकिन चीनी मिट्टी कभी भी विद्युत चालन नहीं कर सकती, तो डी गलत ऑप्शन हो गया। समय का मूल इकाई पता है आप लोगों को, मूल इकाई 7 है। ठीक है, उसमें समय टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, बाकी जो दिया है घंटा, प्रकाश, वर्ष और मिनट, ये आपकी मूल इकाई नहीं है। ये क्या है? 3 तरह की इकाई होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो 7 ही यूनिट से मिलकर सब यूनिट बना हुआ है। इसमें आ जाएगा लंबाई का मात्रक मीटर आ जाएगा, टेम्परेचर का मात्रक केल्विन आ जाएगा। इस तरह से 7 वैल्यू है। निम्नलिखित में से मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी को कौन मापता है? तो ऑडोमीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम किस रेंज में तापमान को माप सकते हैं? तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना याद रखिएगा कि मानव शरीर का औसत तापमान डिग्री में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट है। तभी आप लोग देखते हो कि बुखार 100 से ऊपर जाने पर टेंशन होने लगता है, क्योंकि 100 फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड कभी नहीं है, याद रखिएगा। लोहे की छड़ चुंबक है या नहीं, इसके पता कैसा लगाएंगे? तो पहला है एक अन्य अचुंबकीय लोहे की छड़ की मदद से, सही बात है। दिक् सूचक की मदद से, मतलब कंपास की मदद से, तो बिल्कुल सही बात है। यही 2 तरीका अच्छा है। मकरंद जिसका इंग्लिश होता है नेक्टर, उससे शहद बनाने में, माने हनी बनाने की प्रक्रिया में कौन सा रासायनिक पदार्थ मधुमक्खियों की सहायता करता है? तो एंजाइम। श्वसन क्रिया में पौधे कौन सा गैस अंदर लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चेचक चिकन पॉक्स के टीका वैक्सीन का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। वो भी किसका? स्मॉल पॉक्स का। पादप कोशिका का कौन सा कंपोनेंट उसके गुणों का निर्धारण करता है? तो न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं। प्रसव पूर्व परखनली शिशु का विकास कहाँ होता है? मतलब डिलीवरी से पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का डेवलपमेंट कहाँ होता है? तो माँ के गर्भाशय में, इन द यूट्रस ऑफ मदर। किस जीव में बाह्य निषेचन की क्रिया होती है, माने एक्सटर्नल? तो याद रखिएगा एक्वेटिक एनिमल्स में बाह्य निषेचन होता है, तो उसमें मेढक हो गया आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए शार्क भी था, आप कहिएगा कि पानी में रहने वाला तो शार्को है, तो शार्क मैमल है, स्तनधारी है, याद रखिएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही है उसको याद करते हैं। कुछ पदार्थ गर्म करने पर भी पानी में नहीं घुलते, सही बात है। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटती है, नहीं बढ़ती है। जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले पादपों के लिए महत्वपूर्ण है, सही बात है। तो हमको पूछना है सही नहीं है। सही गैस से जल में घुलनशील है, इम्पॉसिबल। सब गैस जल में नहीं घुल सकता है। नेक्स्ट, जिन पदार्थों में से देखने पर अन्य वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं उनको क्या कहते हैं? पारभासी, ट्रांसल्यूसेंट। निम्नलिखित में से ज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर के संबंध में कौन सा कथन सही है? वैसे तो मान लीजिए क्वेश्चन में ऑप्शन गलत था, फिर भी उसके हिसाब से देखिए, केरोसिन, सफ़ेद फास्फोरस, माचिस के तीली और पेट्रोल को आप सजा सकते हैं, डी क्रम हो गया। खाने का सोडा और नींबू के रस को आपस में मिलाने पर कौन सा गैस निकलेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, खाने का सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम नाम हो गया। अब उधर आइए वॉशिंग में, तो Na2CO3 इंटू 10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धातुओं के वो गुण जिसमें उन्हें पीट कर सीट बनाया जा सकता है, वो खींच कर तार बनाया जा सकता है, उसको आघात, वैधता और तन्यता कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसका क्या हो जाएगा? मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। कौन से पदार्थ सॉल्वेंट हो सकते हैं? ठीक है, तो तारपीन का तेल भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ग्लिसरीन भी हो सकता है, सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। जौन चीज पानी में नहीं घुलेगा ना, इसमें घुल जाएगा। विज्ञान शिक्षण के विशिष्ट संदर्भ में बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 की मुख्य आधार क्या है? तो सीखना बिना बोझ के, बात सही है, लर्निंग विदाउट बर्डन। इस तरह से 30 इंपोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन 6 to 8 के हो गए। आप क्या ध्यान दे रहे हैं इसमें? आपको दोनों चीज़ देखिए, जो कर रहा है वो कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को बच्चों को ही सिखाना है कि बुक से हट के भी। तो यहाँ पे देखिए आपको सिलेबस से हट के, पाठ्यक्रम से हट के आपके स्किल को, आपके टीचिंग स्किल को चेक करने वाला क्वेश्चन रहेगा, जिसी को कहते हैं
चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी। तो अच्छे से ध्यान से इसको लाइन बाय लाइन स्क्रीनशॉट लेके रुक के समझिएगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।